जय हिंद साथियों, मैं देवराज सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 पर। और सब लोग बढ़िया हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। थोड़ा सा ये बात कहना चाहता था कि थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो और पूरा देखा करो वीडियो को, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने सेल कंप्लीट किया था। सेल में हमने क्या पढ़ा था? सेल सबसे पहले हमने देखा था सेल की खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, लेकिन वो कोशिका कैसी थी? वो मृत कोशिका थी। उसके बाद एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है ना। अगर मैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं तो ऑस्ट्रिच एग होता है, और सबसे छोटी कोशिका की बात करूं तो माइकोप्लाज्मा होता है। हमने माइकोप्लाज्मा का एक नाम और पढ़ा था, PPLO। हमने क्या पढ़ा था? एक नाम और पढ़ा था माइकोप्लाज्मा का, PPLO, ठीक है ना। PPLO माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम। अब प्लीज कमेंट में बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। कल मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, कमेंट में बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात की थी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमने कोशिका का विभाजन किया था। कोशिका दो भाग में डिवाइड होती है। पहला होता है सेल वॉल, पहला होता है हमारा, है ना, दो भागों में डिवाइड किया था हमने कोशिका को, दो भागों में डिवाइड किया था। पहला था, बताया था सुरक्षा कवच। पहला क्या था? सुरक्षा कवच। और दूसरा बताया था हमने जीव तरंग। दूसरा क्या था? जीव तरंग, ठीक है। सुरक्षा कवच को हमने दो भागों में बांटा था। पहला था सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, ठीक है ना। और दूसरा था हमारा सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल वॉल के बारे में हमने बात की थी कि ये केवल प्लांट कोशिका में पाई जाती है। सेल वॉल केवल प्लांट कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी एनिमल कोशिका में नहीं पाई जाती। दूसरा, ये बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है हमारी सेलुलोज की, ठीक है ना। और सेलुलोज के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि सेलुलोज संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा, दूसरी बात की थी हमने सेल मेम्ब्रेन की यानी कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली के बारे में हमने तीन बातें की थी। पहली ये थी कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, मतलब इस कोशिका के अंदर किसी भी चीज को जाने देती है और किसी भी चीज को बाहर निकालती है। ये किसका काम है? हमारा सेल मेम्ब्रेन का यानी कोशिका झिल्ली का काम है, ठीक है। कोई भी अंदर बाहर इसके इजाजत के दौरान नहीं जा सकता। दूसरा हमने बताया था, दूसरा यहाँ से कि इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, ठीक है, कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया दोनों। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे जीव द्रव। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हम जीव द्रव पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कल का मैंने रिकैप कराया थोड़ा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जीव द्रव। आज हम पढ़ेंगे जीव द्रव, ठीक है। ठीक है, जीव द्रव को क्या बोला था हमने? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव में क्या था? प्रोटोप्लाज्म। अब जीव द्रव को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने कल भी थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में कि एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर हेक्सले, है ना, प्रोफेसर हेक्सले। मैं लिख देता हूं, प्रोफेसर हेक्सले। प्रोफेसर हेक्सले ने जीव द्रव को क्या कहा था? जीव कोशिका का भौतिक आधार कहा था, ठीक है ना, कोशिका का भौतिक आधार। जैसे मैं यहाँ से बात करूं, थोड़ा सा समझाऊं यहाँ से चित्र से। ये मैंने कल बात की थी, ये हो गया हमारा सेल वॉल हो गया था, ये सेल वॉल हो गया।
इसके बाद की जो संरचना थी वो सेल मेम्ब्रेन थी, और इसके बाद जो भी बना होता है इसमें वो सब क्या है, ये सब जीव द्रव्य होता है, ठीक है ना। और इसी को प्रोफेसर हेक्सले ने क्या कहा था, जीवन का यानी कोशिका का भौतिक आधार कहा था, ठीक है ना। उसके बाद इसकी खोज के बारे में पूछता है, तो कल भी मैंने बताया था इसकी खोज की थी पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। क्या नाम है, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसकी जीव द्रव्य की, ठीक है। अब जीव द्रव्य को भी हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। जीव द्रव्य को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं जीव द्रव्य को। पहला भाग है हमारा, पहला भाग होता है हमारा कोशिका द्रव्य। पहला भाग क्या है, कोशिका द्रव्य, और दूसरा भाग है हमारा केंद्र। पहला भाग कोशिका द्रव्य और दूसरा भाग केंद्र, ठीक है। पहले भाग को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, पहले को साइटोप्लाज्म कहते हैं और दूसरे को न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, दूसरे को न्यूक्लियस कहते हैं। पहले को साइटोप्लाज्म और दूसरे को न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका के अंदर जो भी भरा हुआ है ना, और जो भी इसमें पार्ट भरे हुए जो भी कोशिका के अंग हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या है, ये जो इसके अंदर एक अंतर संरचना है ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो आएगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंग हैं हमारे, सबको हम कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम अब एक एक करके हम कोशिका द्रव्य के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिका के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला होता है कोशिका में, सबसे पहला होता है अंतःप्रदप्ति जालिका, अंतःप्रदप्ति जालिका। पहला क्या है, अंतःप्रदप्ति जालिका। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। सबसे पहले यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी एक नाम वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पोर्टर, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। दूसरा सवाल यहाँ से यह पूछा जाता है कि यह कोशिका को संरचना प्रदान करता है। क्या करता है, कोशिका को संरचना प्रदान करता है, कोशिका को संरचना प्रदान करता है। संरचना प्रदान करने से क्या मतलब है, संरचना प्रदान करता है, ऐसा समझते हैं जैसे ये मानो कि हमारी बॉडी है, ठीक है ना। अगर इनमें हड्डियां या अस्थि ना हो तो क्या हमें ऐसी संरचना मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी। सपोज करो अगर हड्डी हमारे शरीर में नहीं है तो क्या हमें ऐसी संरचना मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से कोशिका को संरचना प्रदान करती है। अगर मैं यहाँ समझाऊं थोड़ा सा, जैसे ये है हमारा, ये हो गया सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ से ये केंद्रक हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इस तरह इधर और ये इधर, इस तरह की संरचना जो है हमारी, ये वाली जो संरचना है ये क्या है, अंतःप्रदप्ति जालिका है, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये केंद्रक को, एक तरफ तो ये केंद्रक से जुड़ी होती है, एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, तो ये संरचना प्रदान करती है, ठीक है ना। तो इसे कोशिका को संरचना प्रदान करता है कौन, अंतःप्रदप्ति जालिका। और तीसरा पॉइंट यहाँ से ये पूछा जाता है कि इसे कोशिका का क्या कहते हैं, यानी इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है ना, कंकाल तंत्र कहते हैं, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। तो यहाँ से अंतःप्रदप्ति जालिका से कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 3। खोज किसने की, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की। और कोशिका को संरचना प्रदान करता है। अगर एक कहां पर पूछा जाए इसका
तो कोशिका को संरचना प्रदान करता है। और तीसरा है इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अब तक हमारे पास दो उपनाम आ गए। पहला उपनाम था ये जो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? कोशिका का द्वारपाल। और अंतःप्रतपी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र, ठीक है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं आगे। दूसरा है हमारा राइबोसोम। दूसरा है हमारा राइबोसोम, ठीक है ना। इसी में एक संरचना है हमारी राइबोसोम। ठीक है। इसी में एक नंबर वो डाल लिया हमने, दूसरा नंबर ये डाल देते हैं, नंबरिंग से चलते हैं, ठीक है ना। इसमें एक अंग होता है हमारा कोशिका का राइबोसोम, ठीक है ना। इसका सबसे पहले पूछा जाता है इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी हमारे एक वैज्ञानिक था पैलेडे नाम का, ठीक है ना। पैलेडे नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। अगर इसका नाम बहुत पूछा जाता है, इसका नाम क्या है? इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, क्या कहते हैं इसे? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसका मतलब इसमें हमारी प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। तो राइबोसोम को खोज किसने की? पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने। और इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इसका नाम क्या हो गया हमारा? प्रोटीन की फैक्ट्री। अच्छा, प्रोटीन की फैक्ट्री से मतलब समझो, जैसे ये हमारी फैक्ट्री है यहाँ पर, ठीक है ना। फैक्ट्री हो गई ये वाली, ये फैक्ट्री हो गई। तो इसमें निर्माण किसका हो रहा है? इसमें निर्माण हो रहा है प्रोटीन का। किसका निर्माण हो रहा है? प्रोटीन का। तो ध्यान रखना, प्रोटीन के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व क्या है ना। सबसे प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व है हमारा आरएनए, ठीक है ना। बिना आरएनए के हम प्रोटीन की निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। प्रोटीन निर्माण में सबसे सहायक तत्व या सबसे सहायक अंग कौन सा है? तो है ना आरएनए, ठीक है ना। तो राइबोसोम से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और प्रोटीन का निर्माण आरएनए की सहायता के बिना नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री का निर्माण किससे? आरएनए के बिना नहीं हो सकता। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। आरएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा तीसरा है लाइसोसोम। तीसरा क्या है? लाइसोसोम, ठीक है ना। तीसरा हमारा है, तीसरा अंग कौन सा है कोशिका का? लाइसोसोम। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो क्वेश्चन यही है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे नाम का एक वैज्ञानिक है, डी डुबे, ठीक है ना। ध्यान रखना, डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी, ठीक है ना। दूसरा यहां से ये पूछा जाता है कि इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम बहुत पूछा जाता है। इसका उपनाम है कोशिका की आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली, मतलब है ना, कोशिका की आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली। अब आत्महत्या की थैली किस लिए कहते हैं, थोड़ा यहाँ भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये कोशिका, ये जो है हमारा लाइसोसोम, ये थैलोनुमा संरचना होती है एक तरह की, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं। इसमें क्या भरे होते हैं? बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं। एंजाइम, अगर हम एंजाइम की बात करें तो लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के, ठीक है ना। तो ये जब इसके अंदर ये सॉरी जब केंद्रक के अंदर या कोशिका के अंदर कोई हमारा विषैला पदार्थ पहुंच गया, समझ लो ये हमारा विषैला पदार्थ पहुंच गया, तो इसमें क्या है, ये एक एंजाइम निकलेगा और इसे मार देगा बाहर जाके, ठीक है ना। इसी तरह सपोज करो दूसरा एंजाइम निकला बी कोई, ठीक है ना, दूसरा बैक्टीरिया अंदर गया तो ये दूसरे बैक्टीरिया को भी आके यहाँ से निकल के मार देगा। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो ये इसे मार नहीं पाता। तो फिर क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये जो है ना अपनी दीवारों को गला लेता है, ठीक है ना, अपनी दीवारों को ये गला लेता है
तो ये सारे बैक्टीरिया इसे मिलकर इसे खत्म कर देते हैं। इससे क्या है, बैक्टीरिया तो मर जाता है लेकिन खुद का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इससे क्या है, बैक्टीरिया तो मर जाता है लेकिन खुद भी खत्म हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, ठीक है ना। इसे इसीलिए क्या कहते हैं हम, आत्महत्या की थैली। अब यहाँ से चौथा है हमारा, चौथा है, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये क्या है, चौथा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसने की थी, ठीक है ना। इसकी खोज की थी अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने, उसका नाम क्या था, अल्टमैन, ठीक है ना। खोज किसने की थी, अल्टमैन ने। लेकिन अल्टमैन ने इसे क्या कहा था, इसे कहा था बायोब्लास्ट। अल्टमैन ने इसे क्या कहा था, बायोब्लास्ट। अच्छा, अगर मैं दूसरा एक और वैज्ञानिक की बात करूं, एक वैज्ञानिक है सी बेंडा, ठीक है ना, सी बेंडा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। सी बेंडा ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, यानी ई बेंडा ने इसे नाम दिया था, क्या नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। एल्टमैन ने क्या किया, इसकी खोज की लेकिन उसका नाम बायोब्लास्ट रखा। अच्छा, सी बेंडा आया अगला वैज्ञानिक, उसने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा, बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया कहा। इसका मतलब ये है सी बेंडा ने नामकरण किया माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मानो ये हमारी कोशिका है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाली, ठीक है ना, ये संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। उसके बाद देखो ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में हमें किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का, और जो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं हम कि ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है, एटीपी के रूप में। ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है,